वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हिंदी में आपके जीवन परिचय जितने भी हैं, 20 हैं, 21 हैं, वो सारे मैं आप सभी सब क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है जीवन परिचय की। देखिए, आपका जो जीवन परिचय है, आज मैं आपसे 4 राइटर्स यानी कि 4 लेखकों का आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ज़्यादा आता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सिर्फ वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। देखिए, यहाँ आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है, मैं अपना पढ़कर बताती हूँ कि जयशंकर प्रसाद जी का जो है जीवन परिचय कैसे है। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1879 ईस्वी के काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य एक हिंदू जाति का ही एक रूप है, ठीक है, जिसे हम वैश्य बोलते हैं। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद तथा माता का नाम था मुन्नी देवी। ये तंबाकू के एक सिद्ध व्यापारी थे। कौन व्यापारी थे? सिद्ध व्यापारी थे। किसके? तंबाकू के। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। किसकी हुई थी? आपके जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके पिता की मृत्यु के बाद इनकी जो पढ़ाई थी वो आपकी इनके घर पर ही हुई थी, ठीक है। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख में बीता, किंतु दानशीलता के कारण ये श्रेणी हो गए। देखिए, इनको जयशंकर प्रसाद जी दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। इन्होंने दान करते थे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये श्रेणी युक्त हो गए, यानी कि इन पर कर्ज हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देखते रहिए कि ये ऋण युक्त हो गए। तो उस ऋण से बचने के लिए इन्होंने क्या करा, अपनी संपत्ति का जो कुछ भाग था उसे बेच दिया। किससे? आपका जो इनका जो कर्ज था उससे छुटकारा पाने के लिए। अपने जीवन में इन्होंने काशी में व्यवसाय किया और इन चीज़ों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। चिंताओं ने इन्हें बहुत ज़्यादा घेर लिया। इनका शरीर हृदय रोग से जर्जर हो गया, ठीक है। और अंत में इनकी मृत्यु 1937 में हो गई, केवल 48 वर्ष की आयु में, ठीक है। ये तो था एक मेन पॉइंट जो आपको अपनी तरफ से लिखना है, जो मैंने अपने ओन वर्ड्स में आपको बताया। अब देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप पॉइंट्स को देखिए। जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरव उन्नति होने योग्य कृतियां दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहने पर युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनका नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं, मतलब इनके कुछ ऐसे नाटक हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। महान लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1879 में हुआ था, जो मैंने आपको बता दिया। इनकी मृत्यु हुई थी, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, 1937 में, 14 जनवरी 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिता जो थे देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सामने वाले को सम्मान देते थे। ये थे इनके पिता के, ठीक। जितना मैं आपको सारा क्लास में दे रही हूँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है डीएलएड में, आप सभी को पता है। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटक। प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों की सृजना की। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने नाटक लिखे हैं, कौन कौन से नाटक हैं। देखिए क्या करा है इन्होंने, 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटकों का सृजन किया, जिनमें से कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित है, आग्रत कह सकते हैं। इसमें से महाभारत से लेकर हर्ष के समय तक के इतिहास से सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके नाटकों में संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना, इतिहास की भित्ति का सांस्थित और होता है। और इनके नाटक जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक स्कंदन गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय, ठीक है, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजेश्वरी, कामना और एक घूंट। कौन कौन से ये सारी चीज़ देखिए, थोड़ा सा अगर इनकी डिटेल्स में बताऊं तो देखिए यहाँ पर पुरस्कार कौन कौन से मिले हुए हैं। देखिए किनको? जयशंकर प्रसाद जी को पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। किस पर हुआ था? कामायनी पर। एग्जाम में अगर पूछा जाए आपसे, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जयशंकर प्रसाद जी को किसके लिए पुरस्कृत किया गया था, तो किसके लिए किया गया था? कामायनी के लिए, ठीक है।
थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में। मैं आपको खुद बता देती हूँ। देखिए, इन्होंने 27 कृतियों की रचना की, ठीक है, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताती हूँ। फर्स्ट इन्होंने काव्य की, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कौन कौन सी थी? तो कामायनी थी, आंसू, झरना, ठीक है, मैंने आपको बता दिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। चंद्रगुप्त, स्कंदन गुप्त, अज्ञात शत्रु, एक घूट, कल्याणी, रासरी और विशाख। उपन्यास देखिए, उपन्यास 3 थे, कंकाल, तितली और ईरावती, ठीक है। अब देखिए कहानी संग्रह क्या क्या लिखे थे जयशंकर प्रसाद जी ने, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल एवं आकाश दीप, ये आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने अपना एक निबंध भी लिखे हुए हैं, निबंध को देख लीजिए। काव्य और कला, ठीक है, ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। यहाँ आपका एक जीवन परिचय खत्म होता है। आप सभी को अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जरूर जुड़े और जितना हो सके चैनल को शेयर करें। सो सेकंड जीवन परिचय देख लेते हैं गाइस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी का पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम है गुसाई दत्त, ठीक है। जन्म इनका हुआ था 20 मई 1900 को। जन्मभूमि है कोसानी, उत्तराखंड, भारत। मृत्यु हुई थी सुमित्रा नंदन पंत जी की 28 दिसंबर 1977 में, ठीक है। मृत्यु स्थान क्या था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में। कर्म भूमि इन्होंने कहाँ कर्म काम किए? इलाहाबाद में काम किया। कर्म क्षेत्र क्या था इनका, मतलब इनका क्या काम था या किस क्षेत्र में काम करती थी सुमित्रा नंदन पंत जी? तो वो एक टीचर थी, लेखक भी थी और कवि भी थी, ठीक है। मुख्य रचनाओं के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, युगवाणी, लोकयातन, युगपथ, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद आदि, ये सारी थी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। विषय इनका था गीत और कविताएं। भाषा थी इनकी हिंदी। विद्यालय का नाम था इनका जगन नारायण हाई स्कूल, म्योर सेंट्रल कॉलेज, ठीक है। पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। इन्हें मिली थी उपाधि ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकयातन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। नागरिकता थी इनकी भारतीय। आंदोलन इनके थे रहस्यवाद व प्रगतिवाद। ये तो थे इनके मेन पॉइंट जो आपको जरूर याद करने। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनकी स्टोरी के बारे में। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी की जो भाषा थी वो थी खड़ी बोली। जन्म बता दिया, मृत्यु स्थान बता दिया। इनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत, माता का नाम था सरस्वती देवी। अब देखिए इनका साहित्य परिचय की अगर मैं बात करूं तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है वो 21 मई 1900 हुआ था, 1900 को हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? अल्मेड़ा के, एक मिनट रुक जाइए, अल्मेड़ा के जिले कोसानी नामक गांव में हुआ था, ठीक है। इनके जो पिता का नाम था वो था गंगादत्त पंत था, जो एक धार्मिक ब्राह्मण थे, ठीक है। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था। तब इनका पालन पोषण इनकी बुआ ने किया। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मेड़ा में हुई। काशी जगन नारायण स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद, जो अभी मैंने आपको दिखाया था इनके जीवन परिचय के बारे में, ठीक है, मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने इंटर में कॉलेज छोड़कर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए, ठीक है। फिर क्या है, सन 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें 1 लाख रुपए के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फिर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का बहुत ऊंचा स्थान है। किनका? सुमित्रा नंदन पंत जी का बहुत ही ज्यादा ऊंचा स्थान है। क्या हुआ, देखिए, निराला की भांति ही पंत जी ने भी कविता के लिए भाषा, व्याकरण और छंदों के बंधन को मानने से इनकार कर दिया। पंत जी के काव्य को छायावादी और प्रगतिवाद को 2 भागों में बांट दिया गया। किसके अकॉर्डिंग बांटा गया? आपके सुमित्रा नंदन पंत जी के अकॉर्डिंग उन्हें 2 भागों में बांट क्या हुआ, लेकिन समय समय पर इनके काव्य में इनके परिवर्तन साफ दिखाई पड़ते थे। खड़ी बोली का जो मधुर कोमल कांत रूप में पंत जी की कृतियों में मिलता था वह अत्यंत दुर्बल है। इस प्रकार सन 1977 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको इनकी स्टोरी बता दी जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब मेन पॉइंट अब आपसे डिस्कस करने वाली। अब देखिए, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चतुर चितेरे एवं कोमल कल्पना के कोशे कवि सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। छायावादी कवि चतुष्टय में पंत जी का प्रमुख स्थान था। सन 1950 में पंत जी को ऑल इंडिया रेडियो के परामर्दर्शता
पद पर नियुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? इंडिया में। और ऑल इंडिया रेडियो के, ऑल इंडिया मतलब आप समझते हैं कि रेडियो को कोई मेन चैनल था जिसपे इन्हें नियुक्त किया गया, और सन 1957 ईस्वी तक वे प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। ठीक है। पंत जी की मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से कवि थे, तो ये आप कह सकते हैं प्रेम और सौंदर्य। अगर आता है ऑप्शन में तो आप इनको टिक कर देखिए। काव्य जगत में कोमल भावनाओं और प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस दृष्टि से पंत जी का हिंदी साहित्य में सर्वोपरि स्थान है। ये मैंने आपको अपने शब्दों में भी बता दिया। चलिए अब जान लेते हैं सुमित्रानंद पंत जी की कृतियां। पंत जी की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। अपने विस्तृत साहित्यिक जीवन में उन्होंने विविध विधाओं में साहित्य रचना की। उनकी प्रमुख कृतियों का वर्णन कुछ इस तरह था। लोकायतन, पंत जी का लोकायतन महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है। यह महाकाव्य सन 1964 में प्रकाशित हुआ। इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इस रचना में कवि ने ग्राम्य जीवन और जन भावना का छंदोबद्ध किया है। किसमें किया है? लोकयातन महाकाव्य में। वीणा थी इनकी। वीणा देखिए, इस रचना में पंत जी के प्रारंभिक प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य से पूर्ण गीत संग्रहित हैं। पल्लव में देखिए, इस संग्रह में प्रेम, प्राकृतिक और सौंदर्य के व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। किसमें? पल्लव में। ग्रंथि में इस काव्य संग्रह में वियोग का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। प्रकृति यहाँ भी कवि की सहचारी रही है। गुंजन है, इसमें प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य से संबंधित गंभीर एवं प्रौढ़ रचनाएं संकलित की गई हैं। अन्य कृतियां देख लीजिए। स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा तथा अंतिमा आदि में पंत जी महर्षि अरविंद के नवचेतनावाद से प्रभावित थे। युगांत, युगवाणी और ग्राम्य में कवि समाजवाद और भौतिक दर्शन की ओर उन्मुख हुआ। इनकी रचनाओं में कवि ने दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का आधार बनाया था। थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिए सुमित्रानंदन पंत के पुरस्कार और उपलब्धियां क्या क्या थी। अपनी साहित्यिक सेवा के लिए सुमित्रानंदन पंत को पद्म विभूषण, या ये नहीं कहेंगे आप पद्म विभूषण नहीं था, पद्म भूषण था, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 1961 में मिला था। ज्ञानपीठ के लिए 1968 में, साहित्य और अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया था। सुमित्रानंदन पंत बचपन में जिस घर में रहते थे, उनके घर को सुमित्रानंदन पंत विथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं जैसे कपड़ों, कविताओं की मूल पांडुलिपियों, छायाचित्रों, पत्रों और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनकी संबंधित पुस्तकों का संग्रह किया गया है। संग्रहालय में उनकी स्मृतियां, प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यानमाला का आयोजन होता है। यहाँ से सुमित्रानंदन पंत व्यक्तिगत और कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई। उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रानंदन पंत उद्यान का नाम से जाना जाता है और उसका नाम भी कर दिया गया है। ये था आपके सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। सारा आपको डिटेल्स में बताते हुए चल रही हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए जीवन परिचय। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। देखिए, इनका पूरा नाम था संत कबीरदास जी। ठीक है, अन्य नाम से अगर जाना जाता है इनको तो कबीरा नाम से जाना जाता है। जन्म इनका 1998 लगभग बोलते हैं। जन्मभूमि है लहरताला ताल, काशी में हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी 1518 में। अभी किसी को कंफर्म नहीं है तो लगभग इसलिए लिखा गया है। मृत्यु स्थान था इनका मगहर, उत्तर प्रदेश। पालक माता पिता नीरू और नीमा। पति पत्नी थी, इनकी पत्नी थी जिनका नाम था लोई। संतान थे इनकी कमाल और कमाली। पुत्र और पुत्री थे। कर्म भूमि थी संत कबीरदास जी की काशी और बनारस। कर्म क्षेत्र था इनका समाज सुधारक कवि। मुख्य रचनाएं जो थी इनकी साखी, सबद और रमेनी। विषय था इनका सामाजिक। भाषा थी इनकी अवधी, सधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। शिक्षा थी इनकी निरक्षर और नागरिकता थी इनकी भारतीय। अब थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म हुआ था काशी, सन 1998 में हुआ था। ये मैंने आपको बता दिया। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हुए। देखिए, ठीक है, काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म काशी से ही माना जाता है। ठीक है, भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणों को स्वामी समानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप क्या हुआ, काशी के समीप लहर तारा, जिसे हम नाम से जानते हैं, लहर तालाब के पास फेंक दिया गया था, जहां से नीरू, ठीक है, नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उसे ले जाकर
पाला पोसा और उनका नाम क्या कर दिया, कबीरा रख दिया। ठीक है, किसने रखा, जिन्होंने पाला पोसा था। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। ठीक है, इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिनके पुत्र कमाल और उनकी पुत्री थी कमाली नाम। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। फिर देखिए, कबीरदास जी के जो गुरु थे वो थे आपके रामानंद जी थे, जिनसे कबीरा गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए थे। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में, पर क्या प्रचलित थी, ये देखिए, वहां पर प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त है तथा मगहर में मरने से नरक। समाज प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीरदास जी ने क्या किया, अंतिम समय में मगहर चले गए थे। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी, जो मैंने आपको अभी बता दिया। इनके शव का संस्कार किस विधि से है, इस बात को लेकर हिंदू मुसलमानों में विवाद भी हुआ। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब थोड़ा मेन पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पर देखिए, संत कबीर जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि थे जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठारघात करते रहे। ठीक है, वह कर्म प्रधान समाज के परोपकार थे और उसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती थी। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता जो थी यह थी कि वे उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता था। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कबीर दास जी को किस जागरण युग का क्या कहा जाता था, तो इन्हें अग्रदूत कहा जाता था जागरण युग का। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कबीरदास जी की रचनाएं। कबीरदास के द्वारा लिखी गई पुस्तकें सामान्यतः दोहा और गीतों का समूह होता था। ठीक है, संख्या में उनके कुल कार्य 72 थे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कार्य थे, जैसे रक्त, कबीर बीजक, सुख निधन, मंगल, वसंत, शब्द, साखी और होली अगम। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रख लीजिए क्या क्या है आपका, रक्त, कबीर बीजक, सुख निधन, मंगल, वसंत, शब्द, साखी और होली अगम। कबीर की लेखन शैली और भाषा बहुत सुंदर और साधारण होती थी। उन्होंने अपना दोहा बेहद निडरता पूर्वक और सहज रूप से लिखा था, जिसका कि वे अपना अर्थ और महत्व था। कबीर ने दिल की गहराइयों से अपनी रचनाओं को लिखा। उन्होंने पूरी दुनिया को अपना सरल दोहों में समेटा। उनको कहा गया कि किसी भी तुलना से ऊपर और प्रेरणादायक है। कौन? कबीरदास जी। थोड़ा डिटेल्स में जाना जा सकता है कबीरदास जी की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी थी। वो थी आपकी 3 एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। साखी, इसमें ज्यादातर कबीरदास जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? साखी में। शबद में कबीरदास जी की यह सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने अपने प्रेम और अंतरंग साधना का वर्णन खूबसूरती से किया है। किसमें? शबद में। रमेनी में, इसमें कबीरदास जी ने अपने कुछ दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों की व्याख्या की है। वहीं इन्होंने अपनी इस रचना को चौपाई छंद में लिखा है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। हर चीज को डिटेल में बताते हुए चल रही हूँ। लास्ट क्लासेस अगर नहीं वॉच करिए तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिए। सो गाइस, ये है आज क्लास का लास्ट पॉइंट। कबीरदास जी ने काशी के निकट मगहर में अपने प्राण त्याग दिए। 3 राइटर्स के बारे के जीवन परिचय के बारे में आज डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया है। वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑलवेज कनेक्टेड विद माई चैनल। Please take care, always connected with my channel. Thank you.